अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरिम ठहरे। हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। आज तख्त नशीन तो मुजरिम नहीं बनने जा रहा, मगर एक मुजरिम बेगुनाह जरूर करार दिया जा रहा है। यही अदालतें थी, यही निज़ाम इंसाफ था और यही सिस्टम था जहां कल के वजीर आजम को तख्त से उतरने के बाद अदालती अहाते से गिरफ्तार किया गया, एक के बाद एक केस बनाकर जेल में डाला गया, इन केसेस से रिहाई मिलने के बाद और किसी केस में गिरफ्तार किया गया और कुछ नहीं बन पाया तो 3 MPO का कसरत से इस्तेमाल करके सियासी जमात के कई लीडरों को महीनों जेल में रखा गया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महीनों जेल में रखने के बाद सिर्फ 3 केसेस में 31 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि सैकड़ों केसेस का फैसला होना अभी बाकी है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद हुकूमत तो बना ली, मगर अब इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने की उम्मीद मादूम होती जा रही है। एक तो हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हुकूमत के खात्मे की खुद पेशन गोइयां कर रहे हैं और दूसरा हवाओं का रुख भी बदलता महसूस हो रहा है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्हें साइफर, तोशाखाना और गैर शरई निकाह केस में कुल मिलाकर 31 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, अब उन्हें ठीक वैसे ही एक के बाद एक केस में रिलीफ फराहम किया जा रहा है। जैसे नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन से वापसी के बाद इश्तिहारी होने के बावजूद अल-अज़ीज़िया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में एक के बाद एक केस में रिलीफ फराहम किया गया था। नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म हुई, नाअहली ख़त्म हुई और वो इलेक्शन लड़ने के बाद कौमी असम्बली का हिस्सा भी बन गए और अब इसमें कुछ बईद नहीं है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सज़ाएं ख़त्म होने के बाद वो जेल से बाहर आएँ, इलेक्शन लड़ें और असम्बली में पहुँच कर फिर से वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लें। अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नज़र दौड़ाएँ तो हमेशा यही होता रहा है। एक हुकूमत के दौर में दूसरे सियासतदान जेल में होते हैं और उनकी रिहाई के बाद वो हुकूमत में आ जाते हैं और साबिका हुकूमत के वजीर मुशीर जेल की कोठरी में मौजूद होते हैं। लेकिन अब फुल स्टॉप लगना चाहिए। इनफ इज़ इनफ। इसी मुल्क की जेल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौजूद रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा में रहीं, आसिफ अली जरदारी पाबंदे सलासल रहे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, शाह महमूद कुरैशी, मखदूम, जावेद हाशमी और हज़ारों कारकुनान महीनों और बरसों तक जेलों में रहे। कईयों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, किसी को मौत सज़ा का परवाना मिला और किसी को दिहाइयों जेल की सलाखों के पीछे रखने का हुक्म मिला। मगर तारीख में कुछ और ही बाब रकम हुए। अदालती सज़ा याफ्ता सियासतदान न सिर्फ जेलों से बाहर आए बल्कि अन्नाने इक़्तिदार भी उनके हाथ आई। दुनिया नाज़रीन तेज़ी से बदल रही है। ग्लोबल वर्ल्ड का तस्वर उभर चुका। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक टेक्नोलॉजी के मैदान में उतर रहे हैं, मईशत को अपनी ताकत बना रहे हैं, मगर हम आज भी चोर डाकू के नारे के पीछे खड़े हैं। मुज़ाकरात के लिए अना को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। अवाम की बेहतरी के लिए मिल बैठ कर कोई फॉर्मूला तैयार करने के लिए हम मौजूद नहीं हैं, बातचीत नहीं करते। इसी हटदर्मी का नतीजा है कि आज हमारी अदालतें इंसाफ की फराहमी में 130वें नंबर पर हैं। करप्शन इंडेक्स में हम 133वें नंबर पर बराजमान हैं। 9 करोड़ आबादी खताए गुर्बत की लकीर से नीचे है। 94% पाकिस्तानी मुल्क में रहने की बजाय बैरूने मुल्क जाने को तरजीह दे रहे हैं। हमारी मईशत IMF और वर्ल्ड बैंक की बैसाखियों पर खड़ी है। IPPs जोंकों की तरह आवाम का खून चूस रही है और हमारे सियासतदान होश के नाखून लेने की बजाय एक दूसरे के वजूद को खतरा करार देने, निकाह खत्म कराने और एक दूसरे को जेलों में रखकर इक़्तिदार के मजे लेना चाहते हैं। बात वही है, इनफ इज इनफ। अब फुल स्टॉप लगा देना चाहिए और सभी सियासतदानों को अवाम और मुल्क की खातिर एक पेज पर आ जाना चाहिए। मगर यहाँ सवाल ये है कि एक पेज पर आने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को आमादा कौन करेगा। इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये फुल स्टॉप कब लगेगा। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैंने शेख वकास अकरम साहब ने। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त निकाला। पहले तो आपको मुबारक हो कल के भी केस से जो इमरान खान साहब निकले हैं, और आज भी जो इद्दत वाला केस निपटाया गया है उससे भी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि खान साहब को सिस्टम जो है वो बहुत जल्दी रिलीज़ करेगा, क्योंकि एक के बाद एक मज़ीद केसेस तैयार कर लिए गए हैं। अभी नैब का रेफरेंस तोशा खाना का जो तैयार हुआ है, क्या मुश्किलात क्या आ रही हैं? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुहर्रम के नयाम में अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड इमरान खान साहब, टू हिज फैमिली, टू बुशरा बीबी एंड टू होल पीटीआई। आप कल का केस देखें या आज का फैसला देखें। आपने ये कहा कि और केसेस बनाए जा रहे हैं मुश्किलात के हवाले से। देखें, मुझे तो इन दोस्तों की समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान में करना क्या चाहते हैं, ये पाकिस्तान में क्या तमाशा करना चाहते हैं। आगे हमारे हजारों असीर बेगुनाह जो जाली मुकदमात में जेलों में बंद थे, ये तमाशा आपने देखा पिछले कई महीने कि एक आदमी छूट रहा है और फिर उसकी जमानत हो रही है तो उसको किसी और केस के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो गई, फिर उसको एक जिले से दूसरे जिले लगाया गया। खदीजा शाह को देख लें, फलकनाज को देख लें, आलिया हमजा को देख लें, आप देखें। और उस तरह के हमारे सैकड़ों बच्चे बच्चियों के साथ इस तरह हुआ। आप अगर इमरान खान साहब के साथ ये करेंगे तो ये तमाशा मैं नहीं समझता कि ज्यादा देर तक चल सकेगा। आप इस मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं, आप आइन की पासदारी नहीं कर रहे हैं, आप कानून की पासदारी नहीं कर रहे हैं। जब अदालतों के फैसले आपके हक में आते हैं तो फिर तो आपकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की याद है ना आपको, वीडियो निकल के उन्होंने कहा जी नहीं ये फैसला तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आया है। जो फैसला हम ये समझते हैं कि आइन और कानून और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक आया नहीं, है। ये डर क्यों रहे? अगर आपको लगता है कि केसेस भी बोगस हैं, और आप लोगों के जिस तरह पिछले तीनों केसेस जो मेजर केसेस हैं उनको अगर हम देखें तो उसमें से बरियत भी हुई है, तो ये इमरान खान के बाहर निकलने से डर और खौफ किसको है? हर वो कुव्वत जो मैं तो जरा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर है, जो पाकिस्तान में अनारकी चाहते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं देना चाहते, और सबसे बढ़ के जो जाली फार्म 47 के ऊपर आके डाका मार के वजारत आला और वजारत उज़्मा लेके बैठे हैं, उनकी टांगें कांपती हैं इमरान खान से, उनके पसीने छूटे हुए हैं। अभी एक केस में रोककार पहुंची नहीं कि दूसरे में गिरफ्तारी डालने पहुंच गए। ये बेशर्मी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये पाकिस्तान की आवाम के दुश्मन है, ये पाकिस्तानी आवाम का लाइवलीहुड जो है ये उसको देखना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान का नुकसान चाहता है वो खान को जाली केसेस में अंदर देखना चाहता है। ये जो मुज़ाकरात के ऊपर खान साहब ने 3 शराइत रख दी हैं शेख साहब, और यानी इससे तो हम ये एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि खान साहब वांट्स टू टॉक, लेकिन शराइत के साथ जो उन्होंने 3 रखी हैं उनमें से उन्होंने ज़ाहिर है कि पहली शर्त जो रखी है वो ये रखी है कि तमाम केसेस ख़त्म हों, लोगों को रिहा करें जो सारे कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और तीसरी शर्त ये है कि उनका मैंडेट वापस किया जाए। अभी तीसरी शर्त जो है ये बड़ी ख़तरनाक शर्त है। कोई अगर हुकूमत लेता है तो वो रिस्क में लगा कर लेता है ना हुकूमत। नून लीग ने तो अपनी सियासत कुर्बान की। पहली बात तो मैं मैडम आपको ये क्लैरिटी कर दूं कि इमरान खान साहब कभी भी मुज़ाकरात के खिलाफ, कभी भी मुज़ाकरात के खिलाफ। आप ये देखें कि हमारी पार्टी मौलाना फजलुर रहमान से इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है, कितनी तलखियाँ थी, कितनी दूरियाँ थी। अच्छा, ज़ई साहब ने खान साहब के हवाले से क्या कहा, पीटीआई उनके हवाले से क्या कहती रही, और एक पॉलिटिकल डायलॉग हुआ, उसके बाद आज वो हमारे शाना बशाना खड़े हैं। बहुत सी जमातें जो हम एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू खान साहब की मर्जी से ही मुज़ाकरा हुआ ना। जो भी मुज़ाकरात चल रहे हैं इन जमातों के साथ, वो खान साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं असद उमर साहब वहां पे पहुंच जाते। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब ने तो पहले दिन ये कह दिया कि मैं तो मुज़ाकरात का हामी हूँ, पॉलिटिकल फोर्सेस से हामी हूँ, मगर मुज़ाकरात मीनिंगफुल होने चाहिए। और मीनिंगफुल खान साहब ने इस पर जोर दिया। मीनिंगफुल क्या है कि जिसके नतीजे में कोई चीज सामने आए। सिर्फ अब हुकूमत को लेजिटिमेसी चाहिए। हम कहते हैं ये डाकू हैं, हम कहते हैं ये चोर हैं, इन मकरू चेहरों से अवाम ने जिद छो के वोट हमारे लोगों को दिया है, तो अब सिर्फ हम उनसे लेजिटिमेसी उनको देने के लिए उनके साथ बैठ जाएं और वो अपने नंबर बना के अपने नए स्किट्स पेश करें, इसलिए मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात जिससे भी होने हैं वो मीनिंगफुल होने हैं। हमें कोई रिलीफ दे सकता है तो
तो हम उसके साथ मुज़ाकरात करें। अगर कोई अपनी सियासत चमकाना चाहता है तो जहन्नुम में जाए, हमने क्या अभी मुज़ाकरात अभी करने आप उनसे। लोगों का और मुझे अदलिया अब पे ये जो बताएं ना, एतमाद है खान उसका साहब क्या कैसे स्टेटस है मुज़ाकरात कर लें? शेख साहब? मतलब उनके हज़ारों लोग जेल के अंदर हैं, हम्म, तो वो कैसे मुज़ाकरात कर लें जब तक वो बाहर नहीं आएँगे? तो ठीक है, खान तो अपने वर्कर के साथ खड़ा है। ठीक है। जी। लेकिन शेख साहब, आपका अदलिया के ऊपर जो एतमाद है वो किस हद तक बहाल हुआ है पीटीआई का? मैं तो जी अदलिया को मैं सैल्यूट करता हूँ, इन जजों की अज़मत को। जो जिन जजेस ने कल फैसला दिया है, मैं ये समझता हूँ इन्होंने तारीख रकम की है। किस हम्म, किस्म के एनॉर्मस प्रेशर के ये अंडर थे। दे डिजर्व्स अ सैल्यूट फ्रॉम द होल नेशन, एटलीस्ट आई डू दैट। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। जो आज के जज थे, उन पे भी हमें अंदाजा है। मैं कोर्ट में खुद जाता रहा हूँ, उन पे कितना प्रेशर था। तो मैं ये समझता हूँ कि हर इदारा अपनी टर्फ तलाश करता है, काजी फाइज और अदलिया ईसा पे जो भी है, एतमाद बहाल हुआ है? देखें मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी फतह है हमारी, और काजी साहब तो जो है वो अब वैसे भी रिटायर होने वाले हैं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो है इस किस्म की कोई कंट्रोवर्शियल बात करनी चाहिए। काजी साहब ने हमारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। काजी साहब ने हमसे बैट छीना है। अब वो कहते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो नहीं ठीक कर सका हम्म, उनके फैसले की इलेक्शन कमीशन। बहरहाल वो भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने फिर इस मोशन के उसके हक में वोट दिया है। हम्म। बस ठीक है, फैसला हो गया है। जिन जिन जजेस ने हमारे हक में फैसला किया है, हम उनको सलाम करते हैं। और आइन की इससे बेहतर तशरीह और कोई नहीं हो सकती थी इतने सख्त हालात में। अभी अभी खान साहब का मुराल कल के केस के फैसले के बाद और आज के केस के फैसले के बाद कैसा है? क्या वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं? देखिए, मेरी खान साहब से भी मुलाकात नहीं हुई है। आपको पता है कि फैसलों के बाद अभी तक जाहिर है। मुलाकात का कोई ऐसा सिलसिला नहीं बना है। मगर खान साहब इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स, ऑलवेज हम्म, हाई पिच। बिल्कुल वो कभी घबराए नहीं। और अब ये तो मुहर्रम के दिनों में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी फतह उनको नसीब की है, व्हाई नॉट? उनका मोराल देखें, हम्म, उनसे तो हमें एनर्जी मिलती है, उनके हम्म। मोराल से तो हमारा मोराल जो है वो होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का मोराल नीचे नहीं हो सकता। वो ये तो देखें ना, लेकिन इसने इस लेकिन शेख कौम साहब, को यहाँ इस पर अगर अगर हम खान साहब की बात करें तो आपने कहा कि उनका मुराल नीचे नहीं हो सकता, लेकिन आपकी पार्टी के लोग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फ्लोर पर भी, पार्लियामेंट के और सड़कों पर भी। अभी ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोई की है फैसल वाउडा साहब ने, और अभी आप लोगों के बाय द वे 41 लोगों ने इलेक्शन कमीशन में जाके ये बताना है कि वो किस जमात के साथ जाएंगे। बहुत लोग हाथ भी मारेंगे कि शायद उनकी तरफ आ जाएं। कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? देखें, जिस दिन से ये 41 लोगों वाली बात हुई है, आपने उमर अयूब साहब की ट्वीट देखी होगी। उनको हम्म, मुख्तलिफ जगहों से कॉल्स आ रही हैं, उनको एंटी करप्शन के FIRs दिए गए हैं। हमारे एक MNA जो है NA 180 से, हम्म, उनके भाई को सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया, उनके बेटे को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। हम्म। बहुत से MNAs हैं, हमें खदशा है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा। तो अब ये देख लें कि इनका खौफ का आलम देख लें कि वो जेल में बैठा है इमरान खान, और इनकी यहाँ पे जो नहीं, इनकी एमएनएज ने तबाही आप हुई लोगों के पड़ी है। साथ इज़हार बिल्कुल ये ख्याल किया है कि मैं उनको ऐसी धमकियां आ मैं रही हैं गिरफ्तारी की? हाँ, हाँ, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है उन्होंने, अच्छा। बिल्कुल किया। और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर उमर अयूब साहब ने वो ट्वीट किया। दूसरा, मैं आपको फैसल वाडा साहब की बात बता दूं। हम्म, फैसल वाडा साहब ना, उसकी बातों पे हमारा भाई है, इतनी तवज्जो ना दिया करें, क्योंकि मैंने उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। वो भी शेख रशीद की तरह ना बातें कर जाते थे, और फिर वो कई बातें ठीक हो जाती हैं, कई बातें नहीं। वो जिस तरह प्रोबेबिलिटी होती है ना, हम्म, आपने कोई कहानी सुना दी कोई, तो कभी तो सच हो ही जाएगी। चलो सच हो जाएगी, थोड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि आप उनकी बातों को इतना सीरियस ना लिया करें। वो तो ये भी उन्होंने कहते तो, हैं आपको ये याद है हुकूमत हमारे 2.5 साल बारे में में क्या चली कहा? जाएगी, तो फिर आप इस बात को मानते हैं? नहीं नहीं, मैं तो उनकी किसी बात को नहीं मानता, फैसल वाडा साहब की अच्छा। बिल्कुल मैं उनकी बात को नहीं मानता। आप देखें, उन्होंने हमारे इलेक्शन के हवाले से क्या बात की थी, याद है आपको? हम्म, एक बंदा नहीं जीतेगा, फलान नहीं होएगा, टीम नहीं होएगा, वो क्या बहुत सी बातें हैं। बस उस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 41 में से मेजोरिटी लोगों ने एफिडेविट्स लिख के पार्टी को जमा भी करा दिए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, यानी बिल्कुल यानी जमा आप करा लोगों दिए के हैं। मैंने पास खुद अपना मौजूद है। एफिडेविट दे दिया जी। मैंने ठीक, मैंने खुद अपना एफिडेविट पार्टी को जमा करा दिया। ठीक है। लेकिन मुझे खान साहब लास्टली ये जानना है आपसे, उसके बाद इजाज़त देंगे आपको, कि ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है जिसमें ज़ाहिर है कि अभी ज़मानत पर हैं खान साहब, इसका क्या बनेगा? ये अगर पिंडोरा बॉक्स खुल गया तो फिर क्या खान साहब वापस आ जाएंगे?
देखें जी, ये कोई करप्शन का केस तो है नहीं। पैसे कोई इमरान खान साहब की जेब में नहीं गए हैं, पैसे को पीटीआई के अकाउंट में नहीं गए हैं, पैसे किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में नहीं गए हैं, पैसे गए सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रहे। ऑब्वियसली जिस बैंक ने रखे होंगे सुप्रीम कोर्ट के, देखे ना जी, वो इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने वहां से निकाल के स्टेट की ट्रेजरी के किसी अकाउंट में जमा करा दिए, वो भी स्टेट के पास गए, तो करप्शन कितों हुई? ना किसी ने पैसे खादे, ना किसी ने विचों कमीशन खादी। करप्शन तो ये होती है कि जी मैंने पैसे लिए और मैं खा गया। इमरान खान के घर में तो पैसे नहीं गए। लास्टली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे वक्त की कमी है, मैं लास्टली आपसे पूछना चाहूंगी शेख साहब, आप लोग बैलेंस फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, बैलेंस तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हम ये समझते हैं कि इमरान खान एक हकीकत है, एस्टेब्लिशमेंट को इसको मान लेना चाहिए और हकीकी नुमाइंदों को इस मुल्क में हुकूमत करने की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि इस वक्त जो शदीद गंभीर मसाइल हैं उनका हल निकल सके। इस वक्त पाकिस्तान को ऐसी लीडरशिप चाहिए जिस पे वोटर का एतमाद हो। जिस लीडरशिप पे वोटर का एतमाद हो, उसके बुरे तो बुरे, उसके अच्छे भी जो है वो किसी खाते में नहीं रहते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डाकू हैं इनको घर जाना चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए खान साहब की हकीकत। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने अपना वक्त जो है वो हमें दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर और सीनियर पॉलिटिशियन मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने वक्त निकाला। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कल की भी आपने देखा फैसला और आज का भी देखा इद्दत वाले केस का। सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है वो अब अपनी जो साख है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है या फिर एक नया पिंडोरा बॉक्स है? मैस इतना हो गया फरवा पाकिस्तान में ये जुडिशल केसेस के हवाले से, और ये वैसे भी अफसोसनाक बात है। इफ़ यू लुक एट इंडिया, बांग्लादेश, यूके, जौन सी भी कंट्री देख लें, नॉर्मल कंट्रीज, तो असल फैसले जो होते हैं वो पार्लियामेंट में होते हैं, वो फोकल होती है अटेंशन की, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हाउस में चल रहा होता है सारे मामला। पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो कोर्ट नंबर 1 में हो रही होती है, एंड दूसरे लोअर कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में, लाहौर हाई कोर्ट में, एंड सो ऑन। एंड इट इज़ सो उसका मतलब ये है कि हम इतने बुरे उसमें फंस चुके हैं जुडिशल प्रोसेस में। पहले उनकी गलतियां होती हैं, फिर वो कहते हैं उसको ठीक करने के लिए अब हमने ये वाला फैसला सुनाया है। अब अगर कल का फैसला ही देख लें तो वो ब्लेम करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 13 के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की थी। हालांकि मैं नहीं समझता कि दिस इज़ ट्रू। जनवरी 13 का फैसला खुद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था और उस वक्त मेरा ख्याल है सबको पता था कि दिस विल क्रिएट मोर कन्फ्यूजन। एंड इन फैक्ट जब वो जनवरी 13 का फैसला आने से पहले जो पीटीआई के लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट में ये खड़े होकर कहा था चीफ जस्टिस से कि जी अगर आप बल्ला ले लेंगे तो उससे बहुत से मसाइल पैदा होंगे, इलेक्शन में तो होंगे ही, कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है दे विल बी डिनाइड फ्रॉम चूजिंग देयर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। वो अगर वोट करना चाह रहे हैं पीटीआई को तो उनके लिए पिक करना कि जी पीटीआई का कैंडिडेट कौन है एंड सो ऑन बड़ा मुश्किल होगा। और फिर उस वक्त मेंशन किया था कि रिजर्व सीट्स के हवाले से क्या होगा, एंड चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था उस वक्त कि जब वो होगा तो फिर आप हमारे पास आइएगा। तो अब वो पूरा ब्लेम इलेक्शन कमीशन पर डालना, जो मैं एब्सॉल्व नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन को, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वो है क्योंकि दिसंबर की 12 तारीख को उन्होंने फैसला किया था कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, जबकि हालांकि और जनवरी 13 में भी ये कहा, जबकि हकीकत ये थी कि आप ये कह सकते थे कि वो ठीक तरह से कंडक्ट नहीं हुआ। इलेक्शन तो हुए थे, गौहर साहब इलेक्ट तो हुए थे चेयरमैन, और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट तो हुए थे, बट इनके ख्याल में वो सही तरीके से नहीं था। और एक तो पाकिस्तान की तारीख में देखें कि सिवाय जमात इस्लामी के कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो उस मयार पर उतरे जिसको आप इलेक्शंस कह सकें। सो आई थिंक जो कल का फैसला है उसने उस चीज को उस हद तक तो ठीक किया है, लेकिन बहुत से दूसरे क्वेश्चंस ने जन्म दिया है। तो मेरे ख्याल से अब कोर्ट कचहरी में और पिटीशंस आएंगी। वो जो क्वेश्चन कोर्ट ने भी उठाया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो जजेस ने भी उठाया, जैसे कि आपने भी इसको एक्सप्लेन किया इलेक्शन कमिश्नर पर, डू यू थिंक कि इलेक्शन कमिश्नर को इस स्टेज के बाद मुस्तफी हो जाना चाहिए?
ان کو صرف الیکشن کمشنر کو نہیں استعفیٰ دینا چاہیے، بیکاز ظاہر ہے یہ تو پوری الیکشن کمیشن کا، جس میں چاروں صوبائی الیکشن کمشنرز شامل ہیں، انہوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا، اور ایک دفعہ نہیں فیصلہ کیا تھا، بہت لمبا پروسیس تھا جس میں انہوں نے فیصلہ کیا. پھر جب وہ نامینیشن پیپرز جمع کرائے جا رہے تھے اس وقت مشکلات انہوں نے ڈالی، جو ہم نے ابھی سپریم کورٹ کے جو یہ ڈبیٹ ہو رہی تھی سارے کیس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی کے لیے کچھ معیار سیٹ کیا جا رہا ہے، کسی کے لیے کچھ معیار سیٹ کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر وہ جو غلطیاں کر رہا تھا وہ ہم سب کے سامنے کر رہا تھا. اگر انہوں نے جو اب کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کہ جی انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی تھی، تو وہ اتنا بڑا مارکا ہونے جا رہا تھا. اٹ واز ناٹ اباؤٹ ون بائی الیکشنز، it was about National Assembly elections, it was about who will govern Pakistan, it was about who will govern the 4 provinces of Pakistan. تو اس وقت سپریم کورٹ کو بیچ میں انٹرپٹ کر کے کہنا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے ہمارے فیصلے کی جنوری 13 کی، تو اس وقت کہہ دیتے تاکہ وہ ٹھیک کر لیتے الیکشن کمیشن والے. ان کے پاس چوائس کیا ہوتی؟ سو زیادہ رسپانسبلٹی تو سپریم کورٹ کی ہے. So you think کہ on a whole یہ ایک بیلنس فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے جو کل اور آج کا فیصلہ ہے؟ It is not a balance, it is not yet done. I mean, lot of other things have to be done. ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ ہے کہ جی ریزرو سیٹس کے بعد فار ایگزامپل کیا پی ٹی آئی یہ کلیم نہیں کرے گا اور جائز طریقے سے کلیم نہیں کرے گا کہ جی اگر یہ فیصلہ جو ہے جو اب آپ کہہ رہے ہیں قانون یہ ہونا چاہیے تھا کہ ریزرو سیٹس ہمیں ملنی چاہیے تھی پی ٹی آئی کو، تو اگر ہمیں ملتی پنجاب اسمبلی میں تو جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے وہ تو غلط ہوئے ہیں. ایک سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں یا 2 یا 3 سینیٹرز بیٹھے ہیں جو 6 سال کے لیے الیکٹ ہو کے بیٹھے ہوئے وہاں سینٹ میں. Why should they be there؟ جب آپ نے ایک حقیقت ایک انلیگیلٹی ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اس انلیگیلٹی کے بیسس پر غلط لوگ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئی تھنک بالکل ہی عجیب سی بات ہے. ظاہر ہے بہت سارے لوپ ہولز ہیں، لیکن لیٹس موو فارورڈ. ابھی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو جو کیسز میں ریلیف ملنا وہ تو مل گیا، لیکن نیب نے اس میں گرفتاری ڈال دی ہے بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی. توشہ خانہ کا جو نیا ایک ریفرنس ہے اس میں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ دیکھتے ہیں بینگ اے سینئر سیاستدان، اتنی زندگی آپ نے گزار دی ہے انہی چیزوں کو ڈیل کرتے ہوئے، کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، اور اگر نہیں آ رہے جیسے کہ ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں تو کس کو ڈر ہے؟ کیوں نہیں باہر آ رہے؟ کیا کسی اچھی چیز کے لیے باہر نہیں لائے جا رہے؟ دیکھیں دونوں کیسز میں پاکستان کے جو رولنگ کلاس ہے وہ انہوں نے آج تک کبھی بھی کسی دور میں بھی سیکھا ہی نہیں ہے ہسٹری سے کہ یہ سارے ہتھ کنڈے کرنے سے، کسی کو اندر بند کرنے سے، کیسز بنانے سے اور یہ ساری چیزیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب نواز شریف صاحب پہ کیسز چل رہے تھے، آپ کو شاید بہتر پتہ ہے اس چیز کا، تو عوام میں ان کے سپورٹرز کے اندر ایک ولولہ موجود تھا اور یہ بات اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی باور ہو گئی تھی، اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اسی پہ میں ایک سوال کر لوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس سٹیج پر عمران خان صاحب ابھی پہنچ گئے ہیں کہ ایک تصویر بھی باہر نہیں آتی، وہ نواز شریف صاحب سے بڑے لیڈر تو ثابت نہیں ہوئے؟ نہیں، وہ ظاہر سی بات ہے. دیکھیں وہ نواز شریف کا تو ہم نے دیکھا نا پورا پروسیس، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر وہ ایگزائل پہ چلے گئے، پھر وہ واپس آ گئے. وی ڈونٹ نو ہاؤ دا پروسیس ول رن ایز فار ایز عمران خان از کنسرن، بٹ سو فار یس میرا خیال ہے انہوں نے سب کو سرپرائز کیا، خاص طور پر رولنگ کلاس کو، جو بہت سے لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ شاید وہ ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکیں گے جیل میں، اور وہ چٹھی لکھ کے دے دیں گے کہ جی مجھے معافی دے دیں، مجھے باہر جانے دیں. یس ہی ہیز سرپرائزڈ موسٹ پیپل ان دا رولنگ کلاس اس حساب سے، اینڈ دیٹ از واٹ از دا پرابلم فار دا رولنگ کلاس کہ اب اس کو کس طرح سے لے کے چلے. اب آج کا جو فیصلہ آیا ہے تو میرا خیال ہے کم سے کم ان کی بیگم کو تو امیڈیٹلی ریلیز کر دینا چاہیے تھا، کم سے کم اس حد تک تو اپنے اوپر اور مشکل نہ پیدا کریں، اور پاکستان پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان میں اور جوش و خروش. میں تو وہ دیکھ چکا ہوں جو آپ نے کہا نا، جب نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی کو ڈر خوف نہیں لگتا. جو ورکرز ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، وہ بالکل اطمینان سے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر، بیکاز سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے ڈر جائے گا، اس سے عمران خان ڈر جائے گا، ان کی لیڈرشپ ڈر کے بھاگ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. جو وہ تھے مئی 9 کے بعد انہوں نے سیاست چھوڑ دی، ایک نئی ایک
जो लीडरशिप है वो उभर के सामने आई है, एंड दे हैव बिकम द न्यू पीटीआई यू कुड से। हाँ, और वैसे भी उनकी पॉपुलैरिटी भी सलमान रिप्रेजेंटिंग पीटीआई इन द असेंबली, वो बड़े नए चेहरे हैं, लोगों ने शायद उनको देखा भी नहीं होगा लेकिन वोट दिया। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। ये अभी देख रहे हैं कि कभी मंजूर वसान साहब पेशेंट को ही कर देते हैं कि हुकूमत जो है वो आज गई कल गई। आज जो है वो, मैं ये भी शेयर कर दूं आपको, जावेद लतीफ़ साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने कहा है कि हुकूमत फिलफौर छोड़ देनी चाहिए। अब ये हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं, जो लोग नून लीग के साथ वाबस्ता हैं और जो नहीं है, यानी कादर मंदोखेल साहब भी ये बात कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि ये हुकूमत चली जाएगी जल्द, या करनी चाहिए हुकूमत इस स्टेज पे? ये तो देखें, मैं शेख रशीद नहीं हूँ कि प्रेडिक्ट करूँ कि वो चली जाएगी, अभी 2 महीने 3 महीने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में अनपॉपुलर हुकूमतें चलती भी रही हैं। 2002 में मैसिवली रिग्ड इलेक्शंस थे जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने करवाए थे, और उसमें क्यू लीग जीती थी, और जो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी जो पॉपुलर थी, PMLN और PPP, दे वर केप्ट आउट। बट वो PMLQ पूरे 5 साल गुजार गई, बिकॉज पीछे एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी, और जो भी हालात थे बहरहाल। और वो 9/11 के बाद पाकिस्तान हैड बिकम द डार्लिंग ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, सो इकोनॉमी भी ठीक हो गई थी काफ़ी हद तक, क्योंकि पाकिस्तान को तमाम वो फ़ायदे मिल रहे थे फॉर बीइंग अ फ्रंट लाइन स्टेट स्टैंडिंग विद द वेस्ट, स्पेशली अमेरिका। तो वो तो कोई नहीं कुछ कह सकता कि जी यहाँ कितनी देर हुकूमत चलेगी, बट ये लुढ़क के अगर हुकूमत ने चलना है तो मेरा ख्याल है फिर जावेद लतीफ़ साहब सही कह रहे हैं कि इट इज़ बेटर कि जी दे शुड क्विट एंड थ्रू अ नेगोशिएटेड प्रोसेस विद PTI के जी ठीक है, आपको बड़ा कंसर्न है फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, आपको कंसर्न है ये तमाम चीज़ों के हवाले से, लेट्स वर्क आउट अ फार्मूला, अपॉइंट अ न्यू इंडिपेंडेंट फ्री इलेक्शन कमीशन जो कि दोबारा अगले 6 महीने में इलेक्शंस करवाए, और जो सही हुक्मरान है, जो हमारा प्रियम्बल है, अगर आइन का अगर आप पढ़ें तो उसमें है कि पाकिस्तान अल्लाह। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये मुस्लिम लीग नून खुद से नहीं कर सकती ना, इसके पीछे पूरा सिस्टम होता है, आपको भी पता है मुझसे बेहतर, पूरा सिस्टम होता है, इजाज़त होती है बाकायदा, या जहन बनते हैं। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये बिल्कुल गलत एक तासुर दिया जाता है कि जी हमें बड़ा मजबूरी से कहा कि नहीं ये आप हुकूमत करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल मज़े लेके, इस सोच के, उस पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को, वो बेनिफिट्स को, वो बड़ी झंडे वाली गाड़ी, लोगों का इर्द गिर्द घूमना और तारीफें करना, और वो तमाम ऐशो आराम, जहाज और फॉरेन ट्रिप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो उसकी वजह से ज्वाइन किया था। कोई सी मुश्किल, यानी ये जो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि हमारे गले पड़ गई, हमें जबरदस्ती थमा दी, वो आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला ही नहीं था? नहीं, जबरदस्ती भाई आप देखे ना, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, अगर 100 लोग होंगे तो उसमें एक ऐसा सोच रहा होगा, 99 जो होंगे यार वो देखी जाएगी जब कुछ होगा। पहले 2 साल भी तो हम रह लिए ना, अभी तक अप्रैल 2022 में भी लोग कहते थे कि नहीं आना चाहिए, सियासत हमारी उजड़। बात यह है कि जब तक फॉर्म 47 है, तो अगर फॉर्म 47 2024 के इलेक्शन में यूज करके हमें बिठाया जा सकता है, तो 2029 में भी फॉर्म 47 आ जाएगा। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? सो फार we are in the government and we enjoy the perks and privileges and the massive benefits that come with it, तो फाइन विद इट। थोड़ी बहुत गालियां पड़ती है, उसको देखने की जरूरत क्या है, सुनने की जरूरत क्या है, या आपके जैसे प्रोग्राम क्यों सुने, क्यों देखें? हाँ, लेकिन अलास के अगर आपका वोट बैंक ही लूज हो रहा है, यू आर बिकमिंग अनपॉपुलर इन द आई ऑफ अवाम, तो फिर वो बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। लेकिन वन मोर क्वेश्चन, फॉर्म 47 ठीक कर देते हैं ना मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स अनदर थिंग फॉर PTI, अ बिग चैलेंज। आप मतलब बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हैं। नहीं, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ आपकी बात को। मुझे एक और बात बताएं, आई रियली वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन। आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की अभी तक, देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म बाय द वे जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अवाम पाकिस्तान, शाहिद खान अब्बासी साहब इज लीडिंग, मिफ्ता इस्माइल इज देयर, तो व्हाई नॉट यू? मतलब मेरा नहीं ख्याल है आप हर एक को कैसे पूछ सकती है कि व्हाई नॉट यू, बट जाहिर सी बात है अपना फैसला है मेरा। पॉलिटिक्स तो मैंने करनी है बिल्कुल, दैट इज व्हाई। लेकिन किसी पार्टी के बगैर करनी है एवरी डे?
نہیں وہ بھی مجھے پتا ہے, کسی پارٹی کے بغیر آپ کو وہ پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جس کے تھرو آپ کی آواز پہنچ سکے, جس میں آپ کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس میں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ میں اکیلا اسی طرح سے سیاست کرتا رہوں گا اور زبردست سیاست کروں گا. بٹ آئی تھنک میں نے ریسنٹلی فارملی چھوڑا تھا پی ایم ایل این کو. اٹ ٹیکس اے وائل فار یو ٹو کم ٹو اے ڈیسیژن, بیکاز ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری میں جانا اور پھر ریئلائز کرنا کہ آپ نے غلطی کر دی ہے. تو میرا خیال ہے ابھی ٹائم ہے آن مائی سائڈ. You wanna just wait and watch? Very soon. You wanna wait and watch? Wait and watch and then see what happens. کس طرف پاکستان جا رہا ہے اگلے چند مہینوں میں. ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی میں اپنا کوئی فیصلہ کر لوں, بٹ yes I will join a political. اچھا, ویسے on a very lighter note, نواز شریف صاحب نے آپ کو کوئی آفر دوبارہ نہیں کرائی کہ محمد زبیر صاحب let's talk again, it's okay, چھوڑ دیں, بھول جائیں؟ نہیں, نواز شریف صاحب نے نہیں مجھے دوبارہ بلایا. ایکچولی دیکھیں, میرے نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ایسا جھگڑا تو ہے نہیں. آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم, بیکاز میں جب پالیٹکس میں آیا تھا تو میں بالکل ایک ان نون کارپوریٹ ورلڈ سے اٹھ کے آیا تھا, کراچی سے تعلق تھا, کوئی میری کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی, کوئی ایسا پیسہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اینڈ ہی گیو می دیٹ ہائی لائٹ, پرفارم کرنے کا موقع دیا, کابینہ میں لیا, گورنر بنایا. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی انہوں نے گورنر بنایا تھا اور آپ, میرے تو فنڈامنٹل ڈفرینسز ان پر ہے جو پالیسیز ہیں. جس پالیسی کے تحت میں نے پی ایم ایل این جوائن کی تھی وہ پی ایم ایل این اس پر نہیں کھڑی ہوئی. پی ایم ایل این نے جو نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو, وہ بڑا پاورفل نعرہ تھا, وہ معنی خیز نعرہ تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ عوام صحیح طاقت ہے, عوام کے بلبوتے پر حکومت پہ آنا چاہیے, پاور کے بیسس پر نہیں آنا چاہیے, پرنسپلز کے بیسس پر آنا چاہیے. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور معاملہ جو آپ نے کلیئر کیا وہ یہ کیا ہے کہ جاوید لطیف صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہمیں ہمارے گلے ڈالی گئی, زبردستی دی گئی, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. خوشی خوشی گورنمنٹ ایکسیپٹ کی گئی, پی ڈی ایم کے دور میں بھی کی گئی تھی اور ابھی بھی کی گئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ماریہ میمن صاحبہ نے. بہت شکریہ ماریہ جی, آپ نے وقت نکالا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کل بھی ہم نے فیصلہ دیکھا اور آج بھی جو ہم نے فیصلہ دیکھا, کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ عدلیہ اب اپنے آپ کو کلیئر کر رہی ہے یا بیلنس کرنے کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے فروا, بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کے نتیجے کے اندر اگر کوئی آئینی بحران آئے یا کوئی سیاسی بحران آئے تو اتنی جلدی اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس ملک کے اندر عدلیہ کا کردار رہا ہے, منتخب وزیر اعظم کو گھر بھی بھیجا ہے, بہت ساری غیر آئینی کاموں کے لیے گنجائش بھی پیدا کی ہے. اور میرا خیال ہے جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا بڑا پرابلمٹک تھا, اس نے بنیاد رکھی موجودہ الیکشن کے اندر جو مسائل ہیں اور جو سوالات اٹھ رہے ہیں, اس کی ساکھ کو مشکوک بنایا. تو بہت جلد ہی عدلیہ جو ہے لگتا ہے کہ کورس کریکشن کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس ملک میں 40 سال کے بعد بھی اسٹیک ہولڈر سے اور جو کمپلینٹ ہیں ان سے معافی مانگی جاتی ہیں. بھٹو صاحب کی پھانسی کا کیس اس ملک کے ماضی پہ ایک کالا دھبا ہے, سیاہ داغ ہے, اور اب 40 سال کے بعد اس ملک میں سپریم کورٹ اس کی کورس کریکشن کی کوشش کر تو رہی ہے بیانیے کی حد تک. ظاہر سی بات ہے جس کو ناحق سزا دی گئی وہ واپس آ تو نہیں رہے. سو 13 جنوری کے جو فیصلے کے فوراً بعد اگر ہم دیکھیں کہ اگر کچھ کورس کریکشن کی جا رہی ہے کہ اس کے آئینی سیاسی جو مضمرات ہیں ان کو کنٹین کیا جائے, یہ بڑی غیر معمولی بات ہے ویسے. تو دس از اے فرسٹ ون, یہ میں ضرور کہوں گی. لیکن اگر ہم آن دی ادر ہینڈ اس کا آپ نے چلے یہ اسپیکٹ تو بتا دیا, لیکن اگر ہم اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ دیکھیں, ڈسکس کریں, جس طریقے سے ایک شخصیت کے گرد گھیرا تنگ کیا جاتا ہے, کیسز بنائے جاتے ہیں, اس میں اتنے لوپ ہولز ہوتے ہیں, عدلیہ سے کلیئر ہوتے ہیں, اور پھر آج آپ کے سامنے یہ خبریں بھی ہیں کہ نیب ایک بار پھر متحرک ہو گئی, بلکہ لاہور سے بھی ٹیم بھیج دی گئی ہے ڈیالہ. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سسٹم شاید ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہے؟ دیکھیں فرباز, 2022 کے بعد بہت سارے ایسے کام ہوئے جو کہ غیر معمولی تھے. یوزلی جب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ کسی کے سر سے اٹھ جائے تو اس کے بعد ان کو سنبھلتے بہت زیادہ وقت لگتا ہے. تحریک انصاف کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. غیر معمولی طور پہ نہ صرف کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کو مزید بڑھانے میں کامیاب ہوئے, بلکہ اس کے نتائج انہوں نے الیکشن ریزلٹس کے اندر بھی دیکھے. ایک پارٹی کو توڑ پھوڑ دیا گیا, اس کے باوجود وہ انتخابات میں بڑی تعداد میں ووٹ لے کر آنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد وہ پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے میں کامیاب ہو گئے. کیسز جس طریقے سے لڑے جا رہے ہیں, پھر بیرونی ہم نے دیکھا کہ وہ دباؤ بھی بڑھ رہا ہے قراردادوں
बातों के नतीजे में। सो ये बहुत कुछ ऐसे काम है जो पहली मर्तबा हो रहे हैं। तो सिस्टम कबूल करे या ना करे, लेकिन सिस्टम है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिस्टम अगर कबूल नहीं कर रहा तो इसके नतीजे में सियासी तौर पे क्या इसके असरात होंगे? क्योंकि जो मुझे सिस्टम नजर आ रहा है वो तो ये है जहाँ पे सियासी जमातों का अपना कद काट पीट कर इतना छोटा करने की कोशिश की जा रही है। एक वजीर आजम को माजरत के साथ अगर हम ये कहें कि वो लगता है कि मातहत है किसी के, ये नहीं लगता कि कोई उनके मातहत है, तो ये निजाम की अपनी इस वक्त लेजिटिमेसी और इसकी अपनी वजूद के ऊपर भी सवालात हैं। तो देखिए बहुत सारी नई बातें होती रहती हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पॉपुलर फोर्स वर्सेस निजाम, कबूलियत वर्सेस मकबूलियत। माजी में तो मकबूलियत नहीं जीती, कबूलियत ही जीती है। क्या पता हम रीराइट कर दें हिस्ट्री को। हम सबको एक ओपन ज़हन रखना चाहिए और मेरे ख्याल है पाकिस्तान के अंदर हम सबको अब ये प्रेडिक्शंस करनी भी छोड़ देनी चाहिए। 2.5 साल में बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस, इलेक्शन से पहले क्या होगा, नहीं करते, लेकिन हुकूमती लोग खुद प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दें कि ये गवर्नमेंट चली जाएगी और ये अभी गई और कल गई और फिर, इसलिए मैं बड़ी मोहतात रहती हूँ। मैं ये डिस्क्लेमर साथ दे देती हूँ कि बहुत सारी जो बातें हैं वो सही प्रूव नहीं हो रही मौजूदा निजाम के अंदर, लेकिन हमारा इस वक्त एक एजुकेटेड गैस से होता है तो उसकी बेसिस में बात कर सकते हैं। बाकी इस वक्त बहुत सारे तगय्युराती मराहिल से ये मुआशरा गुजर रहा है। नया वोटर है, नया डायस्पोरा है, बहुत सारी चीजों के ऊपर इनक्रेडिबल पुश बैक हमने देखा है और फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। मेरी अपनी नजर में 8 फरवरी के वोटिंग ट्रेंड के बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल स्पेस एक्सपैंड हुई है। अदलिया के अंदर जो ये हम देख रहे हैं कि एक तरीके से वो असर्ट कर रही है, वो भी अपनी ताकत उस 8 फरवरी के अवामी वोट से ही ले रहे हैं। सो बहुत कुछ नया भी हो रहा है। लेकिन दो बड़े इदारों के बीच में की जो टसल है, दो बड़े आप पहुंच गई होंगी मैं जिस तरफ इशारा कर रही हूँ, दो बड़े इदारों की टसल के बीच में ये जो सियासतदान हैं ये क्या राह निकाल सकते हैं? या इमरान खान साहब आज भी आपके सामने बयान है कि वो कह रहे जी ये 3 शराइत हैं, शराइत के बगैर गुफ्तगू करना क्या सूदमंद साबित होगा? देखिए सियासी तौर पे ना हमेशा मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से ही गुफ्तगू की जाती है और उसके बाद आप टेबल पे बैठते हैं, कहीं बीच का रास्ता अख्तियार करते हैं। मतलब अगर वो हर कोई बात करेगा तो सबसे पहले अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, अपनी एक्सट्रीम स्टेटेड जो शराइत है वो ही बताएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं बैठ के बीच का रास्ता निकला जाता है। लेकिन देखें यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बीच का रास्ता निकलना था तो उसके 2 मौके थे। एक मौका तो तब ये था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद इलेक्शन में चला जाया जाता, नहीं गए, चले ठीक है, आपने एक पॉलिटिकल रिस्क लिया। फिर 8 फरवरी के बाद इस डिबेट को सेटल हो जाना चाहिए। जब इतनी बड़ी तादाद में एक मैंडेट वाज़े तौर पे सामने आ गया, उसके बाद भी बहुत रास्ते थे, बीच का रास्ता निकालने के बहुत सारे इम्कानात थे। मुझे लग रहा है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और जितनी ज्यादा सख्ती, कठोरपन और ताकत का बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है, जो बीच के रास्ता जो है ये खत्म, और ये तशवीशनाक बात है। और मुझे इससे ज्यादा भी जो डर इस बात पे लगता है कि जो कैपेसिटी है, क्या हमारी सियासी क़यादत के अंदर इज्तिमाई दानिश, क्या कैपेसिटी, क्या स्पेस, अथॉरिटी या ताकत अब रही भी है कि वो कोई बीच का रास्ता खुद निकाल पाए? अगर हम कहें कि हतमी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीटीआई टुगेदर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन फ्यूचर, पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट से बात करूं, उस लेंस से देखूं, तो जिस बयानिए के ऊपर यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर बैठना ही होता तो इलेक्शन के फौरन बाद साथ बैठ जाते हैं। अब जबकि इतना बड़ा गवर्नेंस का पीछे एक बैगेज है और उसमें पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे इस निजाम के साथ खड़ी है, चाहे वो पंजाब के अंदर डेफामेशन लॉ पे पास करना हो, चाहे वो बजट के ऊपर साइन करना हो, चाहे वो जितने भी हुकूमत के इस वक्त इकोनॉमी के मामलात हैं उनमें साथ खड़ी पीपल्स पार्टी, किसी एक चीज के ऊपर टफ टाइम नहीं दिया, तो उसके साथ आप हाथ में लाके गवर्नमेंट बना ले, इट डज नॉट मेक सेंस राइट नाउ कि वहां वो साथ बैठ पाएंगे। Where do you see the future of 190 million pound वाला केस? देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप थोड़ी मुझसे छोटी हैं, बल्कि मुझे लगता है काफी छोटी होंगी, क्योंकि मुझे तो याद है 1999 जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब वो तैयारा साजिश केस बनाया गया, फिर इनकी पूरी क़यादत को जेल में फेंक दिया, फिर नैब बनी, फिर उस नैब को तोड़ फोड़ के इस्तेमाल करके गवर्नमेंट बनाई, PMLN को बिल्कुल इन्होंने मार के कोने में खड़ा कर दिया, एक नोटी बच्चे की तरह। उधर से कम बैक किया है PMLN ने। तो नैब को तो हमेशा इस तरह के टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब वो सिर्फ चंद पेशियों दूर थे अपने वो TT केस में इंडाइट होने से,
तो फिर वो ऐसा ही हुआ है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस का जो पूरा एक जोर था, एक माइट था, वो लगा लिया गया इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के बाद अब कोई इतनी गुंजाइश नहीं So है। you आई think थिंक that जो there is always a comeback for Imran Khan, just like Nawaz Sharif did in else? फॉर एवरीवन देखिए, मैं तो आपको बता रही हूँ कि 2019 में नवाज शरीफ साहब जिस तरह हाँ। यहाँ से बाहर गए, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 2024 के अंदर उनकी बेटी और उनके भाई दोबारा वजीर आजम बन के आज उस मुल्क की सियासत में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो लेकिन सकता है। हमारे जी आई नीड टू डिसएग्री ऑन अ पॉइंट कि जिस तरह वो वापस आए हैं वो लग ऐसे रहा था कि शाहाना अंदाज में कि शायद यही प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन कुछ चीजें आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि वो हुआ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, और आपने अपना तज्जिया जो है वो इस पे दिया। और होना यही चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के एक पेज पे अब गुफ्तगू करनी चाहिए कि भाई बहुत हो गया, पाकिस्तान को बचाते हैं, आए बैठ के बात करते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।